बेसिकली क्या है, ये जो अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो हम बोलते हैं कि एक मास है m1, ठीक है ना, और एक मास है m2, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि उनको हम कुछ डिस्टेंस, कुछ उनका उनके बीच में अगर सेपरेशन आ रहे हैं तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy change is equal to minus g m1 m2 अपन r, है ना। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो इसको डिफाइन करने के लिए हम ये मानते हैं कि मान लो m1 फिक्स्ड है ना, m1 इज फिक्स्ड, समझ में आया? ठीक है, हम क्या करते हैं, m1 को फिक्स कर लेते हैं और m2 को इंफिनिटी से लेके आते हैं, है ना। बेसिकली m1 इज फिक्स्ड, m1 is fixed and m2 is being brought from infinity। m2 जो है, m2 को इंफिनिटी से लेके आते हैं, m2 is being brought from infinity to a distance r from m1, ठीक है ना। तो मान लो m1 जो है इंफिनिटी में, इंफिनिटी जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, पूरा कोने में ले रहा हूँ, मान लो, है ना। अब तुमको तो ये मानना कि इससे भी दूर है, इंफिनिटी मतलब है ना जहां तक हम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि इंफिनिटी जो है वो तो हम मान लेते हैं, इंफिनिटी का मतलब ये अनडिफाइंड है, मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, अगर मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ तुमको बोलने के लिए, है ना, कि ये इंफिनिटी है, तो मैंने डिफाइन कर लेना पोजीशन, है ना। इंफिनिटी का मतलब है ना बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा तुम लोग, ठीक है ना। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इंफिनिटी है, मतलब यहाँ पे अगर मास है तो मान लो ये वाला जो पोजीशन ये इंफिनिटी वाला है, मतलब बहुत दूर में, वो दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली इंफिनिटी क्या होता है? अनडिफाइंड है, मतलब मास कितना दूर है? मास इतना दूर है कि जो हम देख नहीं सकते, जो हमें पता भी नहीं है कि मास कहाँ पे है, इतना दूर पे है ना, वो अनडिफाइंड है, इसलिए वो इंफिनिटी में है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना। तो इसका मतलब यस एक्चुअली अनडिफाइंड है, लेकिन मैं जो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ वो बस तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकली इंफिनिटी मतलब क्या है? इंफिनिटी वो पोजीशन है जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते या फिर अनडिफाइंड है ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट इंफिनिटी है तो मैंने डिफाइन कर लिया, तब तो ये इंफिनिटी नहीं है ना। सो देयर इज अ डेप्थ टू एवरी ईच एंड एवरी मीनिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि है ना ये इंफिनिटी है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो फिर वहां से मैं लेके आ रहा हूं, अब मैं लेके तो आ रहा हूं, ठीक है ना, एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेके आते हैं अभी। मान लो अभी ये m1 जो है, ये सॉरी ये जो m2 जो है, सॉरी m2 को लेके आ रहे हैं ना। हाँ, m2 को जब मैं लेके आ रहा हूँ ना यहाँ पे m1 के पास, है ना। अब मान लो ये जो पोजीशन है ये अभी m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया, ठीक है ना। ये जो पोजीशन है अब जहां पे मैंने गोल बनाया, ये m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गया। अब है ना दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मान लो, है ना। ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, मतलब जब मैं इंफिनिटी से लेके आ रहा था ना, एक्सटर्नल एजेंट है ना, हम क्या डिफाइन करते हैं, मतलब चेंज इन मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, इन असेंबलिंग द सिस्टम, ठीक है। तो मान लो मैं m1 को तो पहले लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, कहीं से,
और M1 को फिक्स कर लिया, तो उसमें मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा क्योंकि सारे मास तो इन्फिनिटी में है ना। तो है ना, मैं कोई किसी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा तब जाके ना मेरा कुछ वर्क डन होगा। अभी है ना, अभी मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ जो कि है ना ये सिस्टम को बना रहा है। M1 को पहले लेके आ गया, M1 को पहले लेके आने में ना मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। और अगर तुमको ये लग रहा है कि है ना, तुम अगर ये सोच रहे हो कि अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ और मैं M1 को लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना, एक जगह पे फिक्स कर रहा हूँ, उसमें मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो वो तुम है ना बस सुनते जाओ, एंड तक समझ जाओगे ना। अब है ना M1 तो मान लो फिक्स कर लिया मैंने, और M2 को वापस M1 से लेके आ रहा हूँ। M2 को बेसिकली वापस कहां से लेके आ रहा हूं मैं, है ना, मतलब इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, है ना। फिर मैं गया इन्फिनिटी में और बहुत दूर से M2 को खींच खींच के ला रहा हूँ, है ना, M1 के पास, ठीक है ना। अब मान लो बीच में ये एक पोजीशन है ना। अब इस पोजीशन से हम अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। अब ये जो पोजीशन है यहां से हम शुरू करेंगे अपना कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये आ गया x, M2 नाउ इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम M1। अब जो है, अब जो है बच्चों, समझ में आ रहा है, अब जो है ना, M2 और M1 के बीच में फोर्स लग रहा है। ये जो इंटरमीडिएट पोजीशन है ना, वेयर देयर इज फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये मेरे काम करने के दौरान एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, मतलब बीच में एक है ना, एक इंस्टेंट है ना। उस इंस्टेंट में M2 यहाँ पे है, उसका पोजीशन में दिखा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एक इंटरमीडिएट पोजीशन। मतलब इन बिटवीन व्हाइल आई एम डूइंग वर्क, है ना, इन बिटवीन समवेयर, है ना, आई एम डिफाइनिंग अ पोजीशन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना। अब ये मान लो इंटरमीडिएट पोजीशन है। अब ये इंटरमीडिएट पोजीशन में क्या है कि M1 और M2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा M1 M2 के बीच में? M1 तो उसको खींच रहा है ना, दैट इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन x स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों? सो दिस विल बी इक्वल टू G M1 M2 अपॉन x स्क्वायर फोर्स, ठीक है ना। लेकिन हम फिर पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, इसमें बार बार हम ना पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन असेंबलिंग द सिस्टम, है ना, फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू ए फाइनाइट सेपरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है ना। तो मतलब M1 तो है ही रेस्ट में, M1 को तो फिक्स कर लिया, इसका तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो फिर M2 का भी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए ना। समझ में आया ना? बेसिकली M2 का भी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है ना। तो अगर M2 का काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब ना 0 है, चेंज नहीं हो रहा है ना, इफ आई कैन से दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी M2, है ना, इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी M2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर ना किसी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आना चाहिए। अगर M1 के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, M1 को मैंने फिक्स कर लिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी M1 क्या है, काइनेटिक एनर्जी M1 इज इक्वल टू 0, है ना। सिंस सिस्टम काइनेटिक एनर्जी 0, सो काइनेटिक एनर्जी M2 शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी M2 0 होने के लिए, ठीक है ना, उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, फाइनल भी 0 होना चाहिए, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। तो उसका, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वर्क डन यहाँ पे 0 हो रहा है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे उसका 0 होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि M2 का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज 0। दैट मींस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन M2 इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन M2 इक्वल टू 0, दैट मींस दैट इंप्लाइज, अभी क्या क्या फोर्स लग रहे हैं M2 के ऊपर,
वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M2 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन M2। इन दोनों को तो छोड़कर और कोई फोर्स नहीं है M2 के ऊपर। समझ में आ रहा है? मतलब है ना, M2 का अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, है ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। ये यहाँ पे क्या लग रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। समझ में आया ना? अगर M2 का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, सो यू विल गेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन M2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो when I'm saying that work energy theorem ये है जहां पे कि है ना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन M2 इज इक्वल टू 0। अगर ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जहां पे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन M2 इज इक्वल टू 0, आई कैन से दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M2 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स का वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन दोनों मिलाओगे तो 0 होगा ना? रिप्लाई दे दो। Yes, sir. अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन क्या होगा? Fg.dx, है ना, प्लस है ना Fg.dx प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या होगा? F external.dx। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. हाँ, इतना समझ में आया ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही लड़की बोल रही है यस सर। यस सर। है ना? सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अरे बच्चों सो गए क्या क्लास में ज्वाइन करके? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए सेम है ना? है ना? एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? दोनों केस में यहां से है ना, मैं जितना डिस्प्लेसमेंट यहां से इसका आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी डिस्प्लेसमेंट dx में लूंगा, यहाँ पे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड कर रहा है, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स भी ऐड कर रहा है ना? तो दोनों फोर्स के वर्क डन के लिए मैं सेम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूंगा कि नहीं? dx, यहां से मान लो मैं dx डिस्प्लेस कर रहा हाँ, हूं। sir. समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. हाँ ठीक है ना, यहां से अगर dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है dx डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के लिए मैं dx डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं उसके वर्क डन के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए थोड़ी ना अलग डिस्प्लेसमेंट लूंगा, मास तो एक ही है ना, है ना? एक ही मास के ऊपर तो दोनों काम कर रहे हैं ना। उस मास का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फोर्स का, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, थोड़ी ना अलग हो सकता है। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। मतलब सिंपल है ऐसे ना, ब्लॉक वाला सिस्टम ले लो। मान लो हम ना एक ब्लॉक को खींच रहे हैं, तो हमारा फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए मान लो हम एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के लिए थोड़ी ना वाई डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि ना दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं सेम ब्लॉक के ऊपर। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब है बहुत सिंपल, लेकिन है ना हम फंस जाते हैं, लेकिन अगर ना उस पे हम गौर नहीं करते हैं तो, ठीक है, अगर हम उस पे है ना अटेंशन नहीं देते हैं तो फंस जाते हैं, ठीक है ना? है बहुत सिंपल, है ना, बट बेसिकली अटेंशन चाहिए यार, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट अटेंशन चाहिए। मतलब कंप्लीट अटेंशन मतलब ऐसे नहीं किया ना, मतलब 24 घंटे का अटेंशन चाहिए, जितना घंटा दे रहे हो ना, वट एवर 2 आवर्स 3 आवर्स, मतलब वो 2 आवर्स का कंप्लीट अटेंशन चाहिए, या फिर वो 3 आवर्स का कंप्लीट अटेंशन चाहिए, तब ये सब्जेक्ट बनेगा सबसे आराम से। अब डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो मैं इंटीग्रेशन अगर हटा दूंगा, ठीक है ना,
तो ये फिर क्या होना चाहिए, एफ जी और एफ एक्सटर्नल, है ना, दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए ना। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, ये मास के ऊपर वो जीरो होना चाहिए कि नहीं, Yes, sir. वो जीरो होना चाहिए, है ना। देखो इसको मैंने मैथमेटिकली समझाया, इसको ना थोड़ा फिजिक्स से हम ना मतलब मुंह बोली ऐसे बोल सकते हैं, मतलब अगर उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो रहा है, अगर उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो हो रहा है ना, मतलब इसके ऊपर वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब अगर जीरो है, या तो वेलोसिटी जीरो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा ना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर जीरो है तो या तो वेलोसिटी जीरो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है ना। तो दोनों ही केस में अगर वेलोसिटी जीरो हुआ या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, दोनों ही केस में, समझ में आ रहा है ना, अगर वेलोसिटी जीरो हुआ या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो बेसिकली दोनों केस में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मतलब या तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका, या तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो मतलब है ना वेलोसिटी जीरो है। दोनों केस में एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना, वेलोसिटी जीरो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। हाँ सर। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. यस अगर नेट सर। फोर्स जीरो है तो यहाँ पे जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए ना। Yes, sir. समझ में आया ना, ये मैंने मैथमेटिक्स से समझाया, पहले जो लिखा हूं, ठीक है ना, अभी जो समझाया वो तुमको मैं फिजिक्स से समझा रहा, है ना। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया अभी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं। तो अब तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेगेटिव है ग्रेविटेशनल फोर्स का। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया है। तो एक काम करते हैं अभी ना, बैकग्राउंड में तुमको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? No, sir. कोई कोई नॉइज नहीं आ रहा है बैकग्राउंड में? यहाँ पे एक मंडप में पूरा फुल वॉल्यूम में, है ना, पैट्रियोटिक गाना चल रहा है, लेकिन है ना, चलो एनीवे, जूम गूगल मीट में ऐसा होता है ना कि वो नॉइज फिल्टर आउट हो जाता है अगर दूर से आ रहा है तो, मतलब जो पढ़ा रहा होता है ना, उसको सुनाई देता है, लेकिन है ना वो ट्रांसमिट नहीं होता, वो फिल्टर आउट हो जाता है। सर थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड छोड़ दीजिए। मतलब ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं, इसमें ना ट्रांसमिशन में नॉइज फिल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी। अब जब हाँ सर, इंजीनियरिंग हो गया पढ़ोगे, सर। शुरू इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, ये सब नॉइज फिल्टर, है ना, नॉइज एम्पलीफायर, लो नॉइज एम्पलीफायर, ठीक है ना, ये सब इसका सब सर्किट होता है, ट्रांजिस्टर सर्किट्स, है ना, डिजाइन होता है। तुम लोग बनाओगे इसको पूरा आराम से, मतलब मजा आता है पढ़ने में बहुत। और ये मान लो ये है रेडियस आर, दोनों के बीच में, सॉरी दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। अब नहीं यार, इसको ना इंटरमीडिएट डिस्टेंस ले लेते हैं पहले। पीयूष तुम लिखे नहीं था ना, मुझे पता था, कितना भी धीरे पढ़ा लो पीयूष उससे भी धीरे चलेगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमें, हमारा टारगेट कहाँ है, हमारा टारगेट है कि हम इसको कहाँ लेके आ रहे हैं,
r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं m1 के, है ना। और उतने में जितना काम करना पड़ा, कहां से लेके आ रहे हैं हम लोग, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें अभी कंक्लूजन क्या मिला कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अपोजिट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स, उसका इक्वल अपोजिट होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स का एक्सप्रेशन भी उतना ही होगा gm1m2 by x स्क्वायर x डिस्टेंस में, बिकॉज इट इज इक्वल अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बस डायरेक्शन अलग होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा। समझ में आ रहा है ना। तो m1 जहां पे है, अभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हैं। m1 जहां पे है उसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन, m1 जहां पे है, ठीक है ना। तो मान लो इसके बाद, है ना, एक्सटर्नल एजेंट के वजह से, एक्सटर्नल एजेंट के वजह से, है ना, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है dx, है ना, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है dx। समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, dx, लेट्स से dx इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहे हैं और उसके वजह से मान लो dx डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। देन स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल वर्क डन बाय external agent due to displacement dx। so basically what is the small work done by external agent due to displacement dx, है ना, वो हो जाएगा dw external force, है ना, is equal to f external डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट विद dx। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। अब देखो मैं ना इसको वेक्टोरियली ऐसे भी लिख सकता हूँ, dw एक्सटर्नल जो है वेक्टोरियली मेरा लिखने का तरीका है कि dw एक्सटर्नल जो है ना, अभी f एक्सटर्नल क्या होगा, आई कैन राइट इट एज gm1 m2 by x स्क्वायर i कैप, है ना। dx डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट जो है आई कैन राइट इट एज dx डिस्प्लेसमेंट एज, है ना, एक तो dx जो है वो नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, x इज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम m1, जैसे जैसे m2, है ना, m1 के पास आ रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है, तो dx हो जाएगा नेगेटिव। और dx जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है, तो इसका जो डायरेक्शन है नेगेटिव x एक्सिस है, अगेन माइनस आई क्या, है ना, अगेन दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप। समझ में आया ना, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्लस, है ना, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस dx माइनस आई कैप, ठीक है ना। सर माइनस आई कैप क्यों लिए? अरे dx का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है ना, इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव x होगा, यस है सर। कि नहीं। और dx में फिर माइनस क्यों लिया, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। यस हर सर। चीज पे अटेंशन देना पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो dw एक्सटर्नल इज इक्वल टू gm1 m2 by x स्क्वायर dx, है ना। तो फिर क्या होगा, dw एक्सटर्नल में दैट इज इक्वल टू, अच्छा, इंटीग्रेशन, नेट वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू gm1 m2 by x स्क्वायर dx, है ना, implies net work done by external agent is equal to gm1 m2, है ना, into 1 by x square dx, into 1 by x square dx। कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू r तक, कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू r तक।
समझ में आया ना? कहां से कहां तक होगा? इंफिनिटी टू आर तक। implies work done by x